हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो VSSC का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का फिटर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसका एग्ज़ाम 10/12/2017 को लिया गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है फिटर का, टेक्नीशियन भी फिटर का। प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा। ये देख लीजिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो 1 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए, टेक्नीशियन वी फिटर है। टेक्नीशियन वी फिटर पोस्ट कोड इतना है। VSSC 2017 का पेपर है ये। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये 10/12/2017 को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम शुरू करते हैं। टेक्नीशियन वी फिटर का क्वेश्चन पेपर है ये। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि एक फाइल में बिना दांतों के विशिष्ट भाग को क्या कहते हैं। इंग्लिश देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द बोर्ड पार्ट विथआउट टीथ एंड फाइल विक नोन एज। तो ये कह रहा है कि एक फाइल के बिना दांत के विशिष्ट भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। टिप, टैंग, एज या हील। तो हम जानते हैं कि पॉइंट से लेकर हील तक हमारा दांत विस्तृत भाग रहता है। तो हम उसके इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा डी हो जाएगा, हील। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ से एक का डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 2 नंबर कि सिंगल कट फाइल में दांत और केंद्र लाइन के बीच की दूरी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि सिंगल कट फाइल का जो दांत होता है वो 60 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि रास्प कट फाइल का आकार क्या होता है। रास्प कट फाइल का आकार क्या होता है। इंग्लिश देख लेते हैं। द शेप ऑफ रास्प कट फाइल इज। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ट्रेंगुलर, फ्लैट, हाफ राउंड या गोल। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इसरो ने माना है हाफ राउंड। ऐसे मुझे कन्फ्यूजन है, यदि आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर हाफ राउंड होगा। इसरो ने माना है, लेकिन इस पर मुझे डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि मशीनीकृत या फाइल की सतह की वर्गाकृति जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन देखते हैं। माइक्रोमीटर, ट्राई स्क्वायर, वर्नियर कैलिपर, स्टीलूर। इसका कहने का क्या मतलब क्वेश्चन का कि मशीनीकृत फाइल किए गए, मतलब प्रिसीजन। इंग्लिश देखते हैं कि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस फॉर मशीन्ड फॉर फील्ड सरफेस। मतलब कि फाइल के वर्गाकृति या स्क्वायरनेस को चेक करने किसका यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते हुए स्थिर चिन्ह लगाने को क्या कहते हैं हम। फिर से इसको देखते हैं। इंग्लिश देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी थोड़ा कन्फ्यूजन है। परमानेंट मार्क मेड बाई प्लेसिंग पंच मार्क एट कन्वेंशन इंटरवल एलोंग ए मार्क लाइन इन नोन एज। तो परमानेंट मार्क करने के लिए किस पंच का यूज करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विटनेस मार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए डैश प्रकार के ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि साधारण ड्रिलिंग के लिए हम किस प्रकार की यूज करते हैं। तो हम टाइप एन नॉर्मल का यूज करते हैं। चलिए तो टाइप एन का प्रयोग करते हैं। तो 6 नंबर का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है कि द एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ ट्रेपेजोरियल थ्रेड। ट्रेपेजोरियल थ्रेड का एंगल पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 118 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर का ट्रेपेजोरियल थ्रेड होता है वो हमारा 30 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि पहले से ही ड्रिल किए गए छिद्रों को मल्टी पॉइंट कटिंग औजार का उपयोग करते हुए यथार्थ आकार में बड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोरिंग, काउंटर बोरिंग, टैपिंग या रीमिंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा रीमिंग। देख लीजिए रीमिंग जो होता है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसका प्रयोग हम साइज को थोड़ा फिनिश करने और बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो देख लीजिए आकार में बड़ा करने की प्रक्रिया को हम रीमिंग कहते हैं। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ये रीमर। तो इसका आंसर रीमर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो 9 नंबर देखते हैं कि एक माइल्ड स्टील का घनत्व 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 mm चौड़े और 1 mm मोटाई की मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 7.8 kg। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि एक छिद्र के इंग्लिश देखते हैं, सॉरी हिंदी में बहुत परेशानी होती है। 10 नंबर, ए नो गो प्लग गेज यूज टू चेक ऑफ डैश ऑफ होल। तो जानते कि ये नो गो प्लग गेज के कौन सा चेक करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, टॉलरेंस और डेविएशन। तो इसका जान लीजिए डेविएशन होगा नहीं, टॉलरेंस होगा नहीं, बच गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। और नो गो साइज जो होता है प्लग गेज का वो अपर लिमिट को चेक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि डाई स्टील की घिसाई के लिए किस अपघर्षी का प्रयोग किया जाता है। डाई स्टील को इंग्लिश देखते हैं, विच एब्रेसिव इज यूज्ड ऑफ ग्राइंडिंग डाई स्टील। मतलब डाई स्टील को घिसाई ग्राइंडिंग करने के लिए किस अपघर्षी का प्रयोग किया जाता है एब्रेसिव का। ऑप्शन देखते हैं, सिलिका, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड या ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक इन अ ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डज नॉट डू नोट्स द, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड किसे सूचित करता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में हम जानते हैं कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड हमारा हार्डनेस को सूचित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस। 12 का सी हो जाएगा हार्डनेस आंसर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, एक पदार्थ में तनु वायर में बदल सकने की क्षमता को क्या कहते हैं। तनु वायर मतलब कि एक जो इंग्लिश देख लें, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट इन द थिन वायर। मतलब वो मेटल की कौन सी प्रक्रिया जिसे हम पतली तार में बदल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मेलिबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी और इलास्टिसिटी। तो हम जानते हैं कि पतली तार में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो 13 का हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसमें हम कोई दबाव लगाते हैं तो अपना आकार परिवर्तन कर लेता है, और जैसे कि दबाव हम हटा देते हैं तो पूर्णतः अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। तो उसको हम इलास्टिसिटी का गुण बोलते हैं, वो प्राय स्टील में होता है। और मेलिबिलिटी होता है कि जो ठंडी या मेटल को ठंडी या गर्म अवस्था में रोलिंग या हैमरिंग करके पतली चादरों में बनाया जा सकता है, उसे हम मेलिबिलिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी का सबसे ज़्यादा गुण सोना में होता है। और टफनेस जानते हैं कि टफनेस हमारा चिमरापन होता है जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करता है। चलिए तो 13 का क्या हो जाएगा आंसर, बी करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर कि वर्नियर माइक्रोमीटर की यथार्थता क्या होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी, तब हम जानते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होता है 0.001 mm। तो 14 का सी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। वर्नियर का कह देता है तो 0.001 mm, और साधारण वर्नियर कैलिपर साधारण माइक्रोमीटर रहता है तो 0.01 mm होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा 14 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 15 का, ऑक्सीजन सिलेंडर में वाल्व सॉकेट में क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व सॉकेट है, देखते हैं ऑप्शन, लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, मल्टी स्टार लेफ्ट हैंड थ्रेड या मल्टी स्टार राइट हैंड थ्रेड। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, तो हमारा राइट हैंड थ्रेड होता है।
ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड होता है और एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन वाला है, आप ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन का जो होता है हमारा राइट हैंड होता है थ्रेड और एसिटिलीन जो हमारा होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का राइट हैंड थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिकतम तापमान देता है, सबसे अधिकतम तापमान देता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एलपीजी ज्वाला, कोल ज्वाला, हाइड्रोजन ज्वाला या एसिटिलीन ज्वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक तापमान जो हमारा देता है, जो हमारा एक्सीटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होता है सबसे ज़्यादा देता है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो 16 का डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत वेल्डिंग का उदाहरण है। इंग्लिश देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो ऑप्शन देखते हैं, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ब्रेजिंग और टिग वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग जो हमारा होता है नॉन कंज्यूमेबल नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का डी करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क नहीं है, लौह का अयस्क नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, हेमेटाइट, सीमेंटाइट, मैग्नेटाइट, कार्बोनेट। तो हम जानते हैं कि हमारा जो हेमेटाइट, सीमेंटाइट और मैग्नेटाइट ये लौह का अयस्क है और यह कार्बोनेट है, ये लौह का अयस्क नहीं है। तो 18 का यही हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है कि द कार्बन कॉन्टेक्ट ऑफ कास्ट आयरन इन रेंज। तो हम जानते हैं कि कास्ट आयरन में जो हमारा कार्बन होता है 2 से 4% होता है। तो 19 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 19 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। मतलब प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो हम जानते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंट 0.8% तक प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज होता है। तो 20 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर, क्विंचिंग ट्रांसफॉर्म ऑस्टेनाइट टू। मतलब क्विंचिंग ट्रांसफॉर्म ऑस्टेनाइट किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है, फेराइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट या पियरलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर होगा मार्टेनसाइट। क्विंचिंग ट्रांसफॉर्म करेगा ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट में। तो हमारा यहाँ से मार्टेनसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मार्टेनसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, इन फोर्जिंग हार्ड डाई इज यूज्ड ऑफ। मतलब फोर्जिंग में हार्ड डाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कटिंग हेवी हॉट मेटल या स्वेबिंग हॉट मेटल या बेंडिंग हॉट मेटल या ऑफसेटिंग हॉट मेटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हार्ड डाई का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो हार्ड डाई का प्रयोग हम कटिंग हेवी हॉट मेटल के लिए हवाई हार्ड डाई का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 23 नंबर है कि फोर्जा चक में एक कार को ठीक प्रकार से करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। मतलब फोर्जा चक में जो जॉब को हम फिक्स करेंगे उसके लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर विथ मैग्नेटिक बेस या ट्राई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर विथ मैग्नेटिक बेस। इसका प्रयोग करके हम फोर्जा चक में हम अपने जॉब को सेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है कि लेथ में टेपर के वर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ऑफ टर्निंग इन टेपर इन अ लेथ। मतलब कि लेथ में टेपर टर्निंग के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है, किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन देखते हैं, कंपाउंड स्लाइड मेथड, टेल स्टॉक मेथड, फॉर्म टूल मेथड या टॉप स्लाइड रोटेशन मेथड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, टॉप स्लाइड रोटेशन मेथड। टॉप स्लाइड रोटेशन मेथड का हम प्रयोग करके टेपर टर्निंग नहीं काट सकते हैं लेथ में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 नंबर। चलिए 25 नंबर की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि इन अ कन्वेंशनल लेथ टूल पोस्ट इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द, मतलब कि पर लेथ मशीन में टूल पोस्ट को सीधा किस पर आरोपित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सैडल, क्रॉस स्लाइड, टॉप स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टॉप स्लाइड, क्योंकि जो लेथ मशीन में टूल पोस्ट होता है वो टॉप स्लाइड के ऊपर होता है। तो 25 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। चलिए 26 नंबर मैथ है, तो हम नॉन टेक्निकल को नहीं छोड़ देंगे, सिर्फ आंसर उसका बता देते हैं। 26 का हो जाएगा डी, नॉट इन एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर दिया गया कि किसी वस्तु पर 15% की छूट दी है, तो बस ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको भी हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंपैरेटर का उदाहरण है। कंपैरेटर का उदाहरण कौन सा है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपैरेटर का कौन सा है, तो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेज है या स्टील रूल है। तो कंपैरेटर का हमारा उदाहरण है डायल गेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ 28 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हमारा यहाँ 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग उच्च निर्वात चैम्बर में किया जाता है। इंग्लिश देखते हैं इसका, विच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। तो हमारा उच्च हाई वैक्यूम चैम्बर में कौन सा वेल्डिंग होता है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग और टीग वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जो हमारा होता है जो हाई वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है। तो 29 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन फाइल इज नॉट हार्डन एंड टेम्पर्ड। मतलब फाइल का कौन सा पार्ट जो है जो इसको हम हार्ड और टेम्पर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हील, टैंग, एज या बॉडी। तो हम जानते हैं कि फाइल का जो होता है टैंग जो होता है उसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। टैंग को छोड़कर बाकी सभी भाग को हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। तो 30 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन की डबल कट फाइल में ओवर कट और लोअर कट इंग्लिश देख लेते हैं। द ओवर कट टीथ एंगल एंड अप कट टीथ एंगल इफ डबल कट फाइल। मतलब डबल कट फाइल में ओवर कट और अपर कट का एंगल पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 30 या 60, 70, 51 और 30 या 60 या 51 या 70। तो सबसे पहला ए और सी जो हमारा होगा वो नहीं होगा 31 का। 70 तो जो हमारा ओवर कट जो होता है हमारा 70 डिग्री का होता है, और लोअर कट जो अपर कट जो होता है वो हमारा 51 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ओवर कट जो होता है हमारा 70 डिग्री पर होता है और अपर कट जो होता है हमारा 51 डिग्री पर होता है। तो सी बी करेक्ट होगा 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर इज अबाउट। मतलब ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी जो होती है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 32 का। सॉरी मैं गलत बता दिया इसका, सॉरी। 10 mm नहीं, ये हमारा ये होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 32 का हो गया 2 माइक्रोन प्रति 10 mm लंबाई में 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी होती है। तो हमारा यहाँ से ए करेक्ट होगा। 32 का ए करेक्ट होगा 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ। चलिए तो 32 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर कि लिस्ट काउंट ऑफ एन इनसाइड कैलिपर।
मतलब इनसाइड कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट का इनसाइड कैलिपर देख लीजिए, यहाँ वर्नियर नहीं दिया गया है। तो कैलिपर इनसाइड कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष मापी है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के हम चेक करने के लिए किस पर करते हैं, तो हम स्टील रूल पर करते हैं। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm होता है। तो इसका भी लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 0.5 mm होगा, हाफ mm। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 33 का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सरफेस गेज इज यूज्ड ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस। मतलब कौन सा सरफेस गेज का प्रयोग सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिक्स टाइप सरफेस गेज, मूवेबल टाइप सरफेस गेज, यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज या लाइनर टाइप सरफेस गेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि सिलिंड्रिकल सरफेस में किस प्रकार के सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज करेक्ट हो जाएगा, 34 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर 35 नंबर क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए ड्रिल इज मेजर्ड अकॉर्ड द, मतलब डायमीटर एक ड्रिल में व्यास का मापन डैश के आर पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बॉडी के, उसकी बॉडी जो होती है उस पर लिखा हुआ रहता है कि कौन सा ड्रिल का व्यास कितना है। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 चलिए 36 को देखते हैं। क्या करें कि समान कर्तन गति के लिए बड़े व्यास वाले ड्रिल में छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में आरपीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समान कटिंग गति के लिए बड़े व्यास वाले ड्रिल की तुलना में हमारा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 का हमारा सी करेक्ट होगा, यहाँ से 36 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेव और ग्रुप को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन यूज टू कटिंग कीवेड एंड ग्रुप। तो की और ग्रुप को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, क्रॉस कट चीज़ल, फ्लैट चीज़ल, वेव चीज़ल या पंचिंग चीज़ल। तो हम कीवे काटने के लिए, कीवे और ग्रुप काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट हो जाएगा। तो 37 का बी ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस कट चीज़ल। चलिए 37 का बी। और ये वेब चीज़ल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए वेब चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर की वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के 50 भाग, मेन स्केल के 49 भाग है। तो मेन स्केल का पाठ्यांक 40 mm और 20 mm वर्नियर स्केल पाठ्यांक है। तो इसका पाठ्यांक कितना होगा, इसका रीडिंग कितना होगा। तो हम जानते, पहले इसका लिस्ट काउंट निकालना होगा। तो लिस्ट काउंट हम जानते हैं कि 1 - 1 VSD, वर्नियर स्केल MSD माइनस VSD होता है। तो 1 VSD, एक मिनट, 1 VSD बाई MSD। तो मेन स्केल डिवीजन का मान है 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 49/50 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50, ठीक है, 50 माइनस 49 तो हो जाएगा हमारा 1/50। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.02 mm आ जाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। जब हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे 0.02 mm, तो इसको आसानी से निकालेंगे। 40 mm पाठ्यांक, तो 40 mm इधर हो जाएगा और 20वां वर्नियर स्केल भाग मेन स्केल के साथ मैच करता है। तो यहाँ पर 20 से ही गुना कर देंगे, तो 20 दूना 40, तो 0.4 हो जाएगा हमारा आंसर। 40 ये हमारा 4 हो जाएगा, 40.40 mm। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 38 का ए करेक्ट होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर
ए राइट एंगल इज, राइट एंगल में कितना सेकेंड होता है मिनट, 540 मिनट होता है सेकेंड होता है, या 54 मिनट होता है, या 5400 मिनट होता है, या 2400 सेकेंड होता है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। तो 90 राइट एंगल कितना होता है तो हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री हमारा 60 मिनट होता है। तो गुना कर देंगे तो 9 छक 54, 5400 मिनट हो जाएगा, 5400 मिनट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5400 मिनट। तो 39 का हमारा बी करेक्ट होगा, 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए 1 डिग्री में हमारा कितना होता है तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री इंटू 60, तो इसको कितना करेंगे 9 छक 54 पर डबल 0, 5400 मिनट हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 का बी करेक्ट है। 40 नंबर देखते हैं कि इन अ इंटरनल स्क्रू थ्रेड द मेजर डायमीटर इज द, मतलब कि एक इंटरनल स्क्रू थ्रेड में मेजर डायमीटर क्या है, मेजर डायमीटर है ऑप्शन देखते हैं, छिद्र बना डायमीटर द होल ड्रिल ऑफ फार्मिंग द होल, एक्सटर्नल डायमीटर द ब्लैंक ऑफ विच द थ्रेड आर कट, या स्मॉलेस्ट डायमीटर आफ्टर कटिंग द फुल थ्रेड, या लार्जिंग डायमीटर आफ्टर द थ्रेड आर कट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ द होल ड्रिल्ड फॉर फॉर्मिंग द होल। तो ये हमारा 40 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 का एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्या करेक्ट, द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन अ बट्रेस थ्रेड इज, मतलब बट्रेस थ्रेड में प्राप्त चूड़ी का प्रकार क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, एक और 3 डिग्री और दूसरी ओर 30 डिग्री की अनाती, या इंक्लिनेशन ऑफ 1 डिग्री ऑन साइड एंड 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा इसका, एक और 0 डिग्री और दूसरी ओर 45 डिग्री। बट्रेस थ्रेड जो हमारा होता है 45 डिग्री का होता है। तो हमारा 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 41 का डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 हमारा क्या कह रहा है कि द थ्रेड एंगल फॉर यूएनएफ थ्रेड। तो यूएनएफ थ्रेड क्या होता है, तो यूएनएफ थ्रेड का एंगल जो हमारा होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 42 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप आर डिफर्स इज देयर। ये तीनों को क्या कहते हैं, इस तीनों को टेपर लीड बोलते हैं, इन तीनों को टेपर लीड बोलते हैं। चलिए 43 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 को देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक टेपर पिन रिमर, द टेपर इन अ टेपर पिन रिमर। तो टेपर पिन रिमर हमारा टेपर क्या होता है, तो टेपर पिन रिमर हमारा टेपर 1:50 के बराबर होता है। तो 1:50, तो करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45 नंबर की ओर। चलिए तो 45 नंबर देखिए कि 12 एम व्यास के रिमर साइज दिया गया है, माइल स्टील में छिद्र करना है, छिद्र बनाना है, और ओवर साइज 0.03 mm है और अंडर साइज 0.5 mm है। तो रिमिंग से पूर्व छिद्र को ड्रिल करने के अपेक्षित ड्रिल आकार कितना होना चाहिए हमारा। तो देखते हैं 12 mm का जब छिद्र करना है तो उसके लिए क्या रिमर ड्रिल साइज निकालना है, जब ड्रिल करना है पहले। तो यहाँ 12 mm तो फाइनल हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा तो रिमर ड्रिल साइज निकलता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके लिए रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो 12 mm ये हो गया, माइनस अंडर साइज कितना है, अंडर साइज है 0.30 यहाँ 3 है तो 0 अपना मन से एक्स्ट्रा उतार सकते हैं, 0.30 प्लस ओवर साइज है 0.05। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 माइनस 0.35 हो जाएगा, 12 माइनस 0.35, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम 11.6 का ड्रिल करेंगे। 45 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए
तो 45 का हमारा ए करेक्ट होगा। अब 46 की ओर चलते हैं। 46 क्या कह रहा है कि ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग विच गैस इज क्लोज फर्स्ट एंड ओवर बैकफायर। तो बैकफायर से बचने के लिए ये गैस को किस गैस को पहले बंद किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो हम जानते हैं बैकफायर से बचने के लिए हम सबसे पहले एसिटिलीन को बंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 46 का। ऐसे मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है कि मुझे लग रहा है कि ये ऑक्सीजन होना चाहिए। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें 46 का। ऐसे मेरे अनुसार एसिटिलीन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है कि इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग और मेटल कटिंग इज डन बाय। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में धातु कटिंग, मेटल कटिंग किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, हाई प्रेशर ऑक्सीजन, हाई प्रेशर एसिटिलीन, हाई प्रेशर नाइट्रोजन या हाई प्रेशर आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर ऑक्सीजन के कारण हमारा धातु कटेगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा 47 का। चलिए 48 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि 48 0.025% से 0.008% कार्बन युक्त लोहे को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्शन देखते हैं, फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट या हाइपर यूटेक्टाइट। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो उसको हम फेराइट बोलेंगे। इसमें 0.025 से 0.008% तक कार्बन होता है, उसको हम फेराइट बोलते हैं। तो 48 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है कि द लोअर क्रिटिकल तापमान इन द स्टील, मतलब लोअर क्रिटिकल पॉइंट, मतलब हम जानते हैं कि हमारा लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 49 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 723 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 50 नंबर की इन फोर्जिंग और ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर। तो फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का यूज हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ड्रिलिंग अ होल, इनलार्जिंग अ पंचिंग होल, ऑफसेटिंग या बेंडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा बी, छेद को बड़ा करने के लिए या उसको अलाइन करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 50 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 भी हमारा मैथ का क्वेश्चन, इसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट 53 से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है कि बड़े व्यास के वृत्त या आर्क के लेखन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑर्डिनरी कंपास, विंग कंपास, स्प्रिंग कंपास या बीम कंपास। तो हम बड़े व्यास के वृत्त और आर्क को मापने के लिए हम अंडर सर्किल खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो हम वहाँ बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 53 का। और मैथ का क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। हम इसको टाइम नहीं देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्या कह रहा है कि छिद्र में से डॉवेल या रिवेट को बाहर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सेंटर पंच, ब्रिक पंच, पिन पंच या होलो पंच। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा छिद्र में डॉवेल तथा रिवेट को बाहर निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम होलो पंच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 क्या कह रहा है कि एक नट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्लेन वाशर, टैब वाशर, मशीन वाशर या टेपर वाशर। तो हम जानते हैं कि एक नट को लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम टेपर वाशर का प्रयोग करते हैं। तो टेपर वाशर नहीं हो, टैब वाशर जो होता है हमारा मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 55 का। चलिए 56 की ओर देखते हैं। क्या करा, इन अ लेथ फॉलोअर स्टडी रेस्ट इन फिक्स टू द।
तो हम जानते हैं कि लेथ में जो हमारा स्टडी रेस्ट होता है वहाँ किस पर फिक्स किया जाता है, तो लेथ में फिक्स स्टडी जो होता है हमारा बेड पर फिट किया जाता है। तो 56 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। 56 के लेथ में जो फिक्स स्टडी होता है जो हमारा बेड पर फिट होगा और ट्रेवलिंग स्टडी जो हमारा होता है वो हमारा सैडल पर फिट होता है। तो हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा 56 का। और सैडल पर कौन सा फिट होता है, तो सैडल पर हमारा जो होता है ट्रेवलिंग स्टडी सैडल पर फिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 57 की ओर देखते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। तो इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल का हमारा कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज या मार्किंग टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेवल गेज। बेवल गेज एक मिनट, बेवल गेज और यूनिवर्सल बेवल गेज ये दोनों तो एक ही टाइप में आता है। तो इसका आंसर बी या सी हो सकता है। इसका आंसर बी या सी हो सकता है, क्योंकि बेवल गेज और यूनिवर्सल बेवल गेज ये दोनों एक ही टाइप है। बेवल गेज का ही टाइप आता है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इसका आंसर बी या सी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 58 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल यूज्ड ऑफ रिशार्पेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। मतलब चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो हमारा वेब चीजल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाफ राउंड नो चीजल का प्रयोग जानते ही हैं, और डायमंड नो चीजल, हाफ राउंड नो चीजल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा वेब चीजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, इन अ चीजल द कटिंग एज कैन नॉट प्रीनेटेड इनटू द वर्क ऑफ स्लिप इज। मतलब हिंदी देख ले, चीजल में कर्तन कोर कार में प्रवेश और फिसल नहीं सकता। यदि उसका देख लीजिए, यदि हमारा ये है वर्क पीस है, हमारा ये चीजल है, तो फिसल नहीं सकता है। तो यदि क्लियरेंस एंगल जो हम ज़्यादा देंगे तो हमारा नहीं फिसलेगा। तो क्लियरेंस एंगल जो कम रहेगा तो फिसल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल फिसल नहीं सकता है। देख लीजिए यहाँ पर फिसल नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा 59 का। सॉरी 59 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 59 का ए, क्योंकि ये देख लीजिए ये हमारा वर्क पीस है। एक मिनट, हमारा यदि ये वर्क पीस है, हमारा ये चीजल है, ये हमारा क्लियरेंस कोण जो एंगल जो होता है इसको हम कम करेंगे। तो हमारा चीजल यहाँ पर चला आएगा, तो हमारा चीजल फिसल जाएगा। तो फिसल नहीं सकता है। तो यदि हम इसको, ये देख लीजिए ये जो हमारा है चीजल है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारा फिसल नहीं सकता है चीजल। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्या कह रहा है कि इन अ चीजल द कटिंग प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इफ। मतलब चीजल में कर्तन उत्तोलदार बढ़ता है क्योंकि। इसका क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, रेक एंगल हाई होता है, क्लियरेंस एंगल 0 होता है, या क्लियरेंस एंगल हाई होता है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लियरेंस एंगल हाई होता है। हाई होता है तो उत्तोलन प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो जाएगा। तो 60 का सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर है, क्या करा है कि 1.25 पिच के लिए M10 के लिए क्या होगा, ब्लैंक का व्यास ज्ञात करना है। चलिए तो हम 61 नंबर का ब्लैंक ज्ञात करना है। बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम डाई का ब्लैंक साइज ज्ञात करना था। ब्लैंक साइज का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है स्मॉल डी माइनस पिच गुने 0.1। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा 12, डी हमारा जाएगा 10। डी हमारा हो जाएगा 10 माइनस पिच हो जाएगा हमारा कितना 1.25 इंटू 0.1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.875। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 61 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है कि स्टील विथ कार्बन 0.8% कार्बन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? जिस कार्बन में 0.8% तक कार्बन हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यूटेक्टाइल स्टील बोलेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 62 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 की ओर चलते हैं। क्या करा है कि द लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग ऑफ स्टील इज, मतलब लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि लोअर क्रिटिकल तापमान जो हमारा होता है कूलिंग, देख लीजिए हमारा कूलिंग के लिए पूछ रहा है, तो कूलिंग के लिए हमारा कितना होता है? कूलिंग के 693 डिग्री होता है। ऐसे पूछता कि स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो 723 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ कूलिंग के लिए पूछ रहा है तो 693 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्या कर रहा है कि फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें वर्क पीस की लंबाई घटाया जाता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ऑफसेटिंग बोलते हैं। ऑफसेटिंग में जो होता है हमारा लंबाई को घटाया जाता है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया जाता है, तो उसको हम ऑफसेटिंग बोलते हैं। तो बी करेक्ट हो जाएगा 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 क्या कह रहा है? रिवेटिंग में तरल, इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज्ड ऑफ गेट फ्लूइड टाइट जॉइंट ऑफ रिवेटिंग। फ्लूइड टाइट जॉइंट रिवेटिंग के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम वहाँ फुलरिंग टूल का यूज करते हैं। वहाँ फुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं। फ्लूइड टाइट जॉइंट रिवेटिंग में फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। 65 का बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा 66 कि ए इनक्लोज एंगल ऑफ ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन का हमारा क्या एंगल होता है? तो ऑक्टागोन का हमारा होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री हमारा ऑक्टागोन का एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 67 नंबर की एक साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 10 सेमी, तो व्हाट इज कॉर्नर ऑफ कॉर्नर साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 17.32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 हमारा क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरी ऑन अ लेथ। मतलब इनमें से ऑप्शन में कौन है जो वर्क होल्डिंग एसेसरीज नहीं है लेथ का? तो ऑप्शन देखते हैं। फेस प्लेट, मेंड्रल, कैच प्लेट या सेल्फ सेटिंग चॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर कैच प्लेट। कैच प्लेट जो होता है हमारा होल्ड नहीं कर सकता है लेथ में किसी प्रकार के जॉब को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 68 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 69 हमारा क्या कह रहा है कि फॉर रफ टर्निंग ऑफ स्टॉक टूल विथ फॉलोइंग अप्रोच एंगल ऑफ आर अवेलेबल विच विल बी सेलेक्टेड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। इसका आंसर होगा 69 का 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन ऑफ द फॉलोइंग टेपर विच ऑफ द वेस्ट क्यूक रिलीजिंग ऑफ द आर्बर। मतलब कौन सा एक बाहरी धूरा मतलब टेपर है जल्दी निकलने के लिए निम्नलिखित टेपर में से सबसे उपयुक्त टेपर है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा 3.5 इंच TPF जो होता है जो जल्दी निकल जाएगा। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 70 का। 70 का हमारा यहाँ से क्या करेक्ट होगा? 70 का सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंटर ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट। मतलब कौन सा परीक्ष कोण है जिसको अप्रत्यक्ष औजार कौन सा है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब एंगल मापने का इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल कौन सा है? तो हमारा बेवल गेज जो होता है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेगा एंगल का। कॉम्बिनेशन सेट भी एंगल माप सकता है, साइन बार से भी एंगल माप सकते हैं, बेवल प्रोटेक्टर से भी एंगल माप सकते हैं, लेकिन बेवल गेज जो होता है इससे हम डायरेक्ट एंगल नहीं माप सकते। तो ये इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट के अंतर्गत आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। 72 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एनॉक्समेट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, कौन सा ऊष्माक्षेपी वेल्डिंग प्रक्रम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर होगा थर्मिट वेल्डिंग जो होता है ऊष्माक्षेपी वेल्डिंग प्रक्रिया एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। चलिए तो 73 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि होल साइज इतना है और शाफ्ट से इतना, तो न्यूनतम इंटरफेरेंस ज्ञात करना है। न्यूनतम इंटरफेरेंस का होता है होल का लो लिमिट माइनस शाफ्ट का हाई लिमिट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.001 mm आ जाएगा। तो होल की लो लिमिट माइनस शाफ्ट का हाई लिमिट को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.001 mm। तो हमारा इसका 73 का एक करेक्ट, सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 क्या कह रहा है कि तन्य पदार्थों को मोड़ने के लिए रेक कोण क्या होगा। मतलब तन्य पदार्थों को रोकने के लिए हमारा रेक कोण क्या होगा। डक्टाइल मटेरियल को मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए हमारा रेक कोण क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, कम धनात्मक, अधिक धनात्मक, कम ऋणात्मक या अधिक ऋणात्मक। तो हम जानते हैं कि हम डक्टाइल मटेरियल को टर्न करने के लिए जो रेक एंगल जो होता है वो हमारा मोर अधिक धनात्मक होगा, अधिक पॉजिटिव होगा। तो मोर पॉजिटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर जो हमारा जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये आप लोग बना लीजिएगा, ये क्योंकि टाइम अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ देंगे इसको। 76 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसको हम सिर्फ आंसर बताते हैं 75 से। 75 को हम बना चुके हैं कॉपी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 144 पाई मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और 76 का क्या आंसर होगा, 76 का 300 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसका आंसर जान लीजिए कि 75 का ऑप्शन हमारा सी होगा, 76 का हमारा डी होगा। और 77 भी टेन ट्रिगोनोमेट्री से है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। इसको आप लोग बना लीजिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है तो हम लोग ज़्यादा नॉन टेक्निकल को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल को देखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पर 78 नंबर और 79 नंबर। 78 का हम आपको बताते हैं, 78 का 1000 पाई होगा आंसर। और 79 का जो 79 का हमारा 10 होगा आंसर। हम इसको कॉपी पर बना चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं इसका आंसर, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बताने में, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं नॉन टेक्निकल को। चलिए 80 नंबर जो हमारा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि जब एक जब को केंद्र के नीचे लगाया जाएगा तब क्या होगा। जब को केंद्र के नीचे लगाया जाएगा, व्हेन द टूल इज द सेट बिलो इन द सेंटर। टॉल को नीचे लगाया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टॉप रेक एंगल बढ़ जाएगा। टॉप रेक एंगल जो हमारा होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा VSSC का क्वेश्चन पेपर 2017 का। फीटर ट्रेड का 10/12/2017 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर था फीटर ट्रेड का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है, इसरो VSSC 2016 वाला और 15 वाला, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और फीटर निमी MCQ सीरीज को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।